नमस्कार दोस्तों, मैं रत्ना सिंह अपने इस चैनल क्रैक हिंदी एग्जाम में आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, हम आज हिंदी व्याकरण पढ़ेंगे और हिंदी व्याकरण में जहाँ से आपका क्वेश्चन हर बार पेपर में पूछा जाता है और ये यहीं से क्वेश्चन फंस जाते हैं। ये चाहे आप कोई भी परीक्षा दे रहे हैं, यूपीपीएससी की हो या आप यूपीपी की पेपर दे रहे हैं, तो उसमें जो आज हम पढ़ाने जा रहे हैं वहां से क्वेश्चन आपका बनता ही बनता है। तो आज हम हिंदी व्याकरण में पढ़ाएंगे क्या? समास। आज का टॉपिक क्या है? समास। आज का टॉपिक है समास। समास किसे कहते हैं? क्वेश्चन पूछ लिया जाता है समास किसे कहते हैं, तो बहुत कंफ्यूजन होता है बच्चों में। कभी बच्चे करके आ जाते हैं कि दो वर्णों के मेल को समास कहते हैं, दो शब्द और वर्ण में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आज का टॉपिक है समास। हम समास को बहुत आसान ट्रिक में 5 मिनट के अंदर हम पूरा समास क्लियर कर लेंगे और आपको बहुत अच्छी तरीके से याद हो जाएगा। किताबी ज्ञान से नहीं, आप इस ट्रिक के माध्यम से इसको देखिए। अब क्या है समास? समास किसे कहते हैं? तो समास की परिभाषा है कि दो या दो से अधिक शब्दों का परस्पर संबंध। दो या दो से अधिक शब्दों का, ये शब्द को मैं इसलिए सर्कल में कर रही हूं कि यही कंफ्यूज होता है बच्चा शब्द और वर्ण में। जहां पे आप देखिएगा कि दो या दो से अधिक शब्दों का परस्पर संबंध जहां होता है वो समास कहलाता है। लेकिन अगर यही शब्दों की जगह पे आपका वर्ण आ गया, शब्दों की जगह पे अगर आपका वर्ण आ गया तो वो क्या हो गया? संधि। कि दो या दो से अधिक वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। तो आप वर्ण और शब्दों में ध्यान दीजिएगा कि जहां शब्द पूछा जाएगा वो समास की परिभाषा बताएगा और जहां वर्ण पूछा जाएगा वो संधि की परिभाषा बताएगा। तो दो या दो से अधिक शब्दों का परस्पर संबंध बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? हम समास कहते हैं। अब जैसे समास देखिए, समास को बोलने से हमें पता चल जाता है कि समास का क्या मतलब है? संक्षिप्त रूप। समास क्या है? संक्षिप्त रूप। संक्षिप्त रूप होता है मतलब जो बड़े से बड़े शब्दों को हम छोटे चीज में, छोटे शब्दों में प्रकट करके उसका अर्थ परिवर्तन करते हैं, तो वो समास होता है। समास बहुत संक्षेप में उसको हम कहते हैं। तो क्लियर हुआ यहाँ आप लोगों को कि शब्दों का परस्पर संबंध जहां होता है वहां समास कहते हैं। अब भेद हो गया। समास के कितने भेद होते हैं? तो समास के 6 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। तो आज हम देखते हैं समास का जो पहला भेद है। पहला कौन सा है? अव्ययी भाव समास। अब अव्ययी भाव समास किसे कहते हैं? मैं बहुत लंबा चौड़ा परिभाषा आपको दे दूं तो टाइम ले लूं तो ये बहुत अच्छी बात नहीं है। मैं बहुत छोटे से ट्रिक में बहुत आसान शब्दों में आपको समझाऊंगी जो आपको समझ में भी आएगा और परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। फटाक से पता चल जाएगा कि हाँ ये यहाँ अव्ययी भाव समास है। तो देखिए, अव्ययी भाव समास का जो पहला पद होता है वो उपसर्ग होता है। क्या होता है? उपसर्ग होता है। तो आप हमेशा देखिएगा कि जहां जिस शब्द का पहला जो पद उपसर्ग है तो वो अव्ययी भाव समास होता है। अब देखिए यहाँ क्या है, जैसे बेअसर, आजन्म, आमरण, यथासंभव। अब बेअसर में देखिए, असर तो हो गया शब्द, लेकिन इसमें लगा क्या है? बे अगर लग गया तो बे आपका क्या होता है? उपसर्ग हो जाता है। उपसर्ग लगाने पे बेअसर। जहां पे बे, आ जन्म में देखिए आ उपसर्ग लगा है, आमरण में भी आ उपसर्ग लगा है और यथा संभव में यथा उपसर्ग है। यथा क्या है? उपसर्ग है। संभव तो एक शब्द हो गया, लेकिन उसमें यथा अगर उपसर्ग हो गया तो यथा संभव। तो जहां पहला पद उपसर्ग होता है जिस समास का, वहां अव्ययी भाव समास होता है। तो आई होप आप लोग को क्लियर हो गया होगा और समझ में आ रहा होगा कि जिसका पहला पद उपसर्ग होता है वो अव्ययी भाव समास होता है। आप निकाल भी सकते हैं कि अगर असर है तो बेअसर, जन्म है तो आजन्म, प्रतिदिन अगर दिन है तो प्रत लगाएंगे तो प्रतिदिन हो जाएगा। आगे है द्विगु समास। द्विगु समास किसे कहते हैं? जिसका पहला पद संख्यावाची होता है। द्विगु समास की अगर परिभाषा पूछा जाए तो आपको आना चाहिए कि जिसका पहला पद संख्यावाची होता है उसको हम क्या कहते हैं? द्विगु समास कहते हैं। कैसे? देखिए, इसका उदाहरण है नवरत्न। इसमें रत्न है तो रत्नों का समूह कितना है? 9।
तो पहला पद संख्यावाची हो गया चौगुना, 4 गुना। चौ का मतलब 4 हो गया, 4 गुना। तिरंगा मतलब 3 रंगों का, तो तिरंगा। सप्तदीप, 7 दीपों का समूह। तो देखिए जिसका पहला पद संख्यावाची, 9, चौ, ती और सप्त, ये क्या है संख्यावाची। तो जिसका पहला पद संख्यावाची होता है वो द्विगु समास होता है। क्लियर हुआ। आगे है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास बहुत ही आसान है, हलवा है, समझ लीजिए। अगर आप अच्छे से इसको समझ जाएंगे तो बहुत अच्छा आसान ट्रिक है ये। कि द्वंद्व समास पहचानने का तरीका क्या है कि दोनों पद प्रधान होते हैं जिसके बीच में योजक चिन्ह हो या विलोम शब्द होता है। द्वंद्व समास में अक्सर विलोम शब्द होता है, बीच में योजक चिन्ह होता है और एवं लोप रहता है वहां पे। तो देखिए भाई बहन, उदाहरण क्या है भाई बहन, तो इसमें योजक चिन्ह भी है। अगर इसका हम विग्रह करेंगे तो भाई और बहन। आग पानी, आग और पानी। भला बुरा, माता पिता। अब यह देखिए विलोम शब्द भी हो गया, माता का विलोम क्या हो गया पिता। तो दोनों पद जहां प्रधान होते हैं, योजक चिन्ह होता है, विलोम शब्द होता है, वहां पे द्वंद्व समास होता है। आगे है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में क्या होता है विभक्ति का लोप होता है। विभक्ति मतलब कर्ता का लोप होता है, जहां कर्ता का लोप होता है और दूसरा पद प्रधान होता है तत्पुरुष समास में। तत्पुरुष समास में देखिए कर्ता का लोप हो जाता है और दूसरा पद क्या होता है प्रधान होता है। अब इसको समझेंगे उदाहरण के माध्यम से, जैसे जेब कतरा। अब जेब कतरा है तो जेब कतरा का अगर हम विग्रह करेंगे तो क्या करेंगे, इसमें किसका लोप है कि जेब को कतरने वाला। तो यहाँ किसका लोप है, को का लोप है। जेब को कतरने वाला, कर्ता ने कर्म को, तो यहाँ कर्म का लोप है, को का लोप है। जहां पे कर्ता का लोप जहां जिस शब्द में आएगा वो हमेशा तत्पुरुष होगा। आप विग्रह करके इसको पहचान सकते हैं कि कौन सा समास है। दूसरा है पाठशाला, कार्य कुशल। कार्य कुशल का विग्रह करेंगे तो कार्य में कुशल, तो इसमें क्या है में का लोप है। तो क्लियर हुआ तत्पुरुष समास आपका। आगे है आपका पांचवा कर्मधारय समास। कर्मधारय समास किसे कहते हैं, जिसमें एक पद विशेषण और दूसरा पद विशेष होता है। अब पहले तो बताइए विशेषण शब्द किसे कहते हैं, तो संज्ञा और सर्वनाम की जो विशेषता बताते हैं उसको हम विशेषण कहते हैं। जिसमें एक पद विशेषण और दूसरा पद विशेष होता है वो क्या होता है, वो हमेशा कर्मधारय समास होता है। कैसे, कर्मधारय समास में गुण दोष की विशेषता बताई जाती है। जैसे देख लीजिए नील कमल। अब ये नील कमल है, जैसे है नील कमल। अब नील कमल का अगर हम विशेषता बताएंगे तो कैसे बताएंगे, नीला है कमल। तो यहाँ कमल की विशेषता क्या बताई गई है कि कमल क्या है, नीला है। तो कमल की यहाँ विशेषता बताई गई है कि कमल नीला है। तो पहला क्या हुआ नील कमल। दूसरा है चंद्रमुख, चंदा सा मुख। तो यहाँ मुख की विशेषता क्या बताई गई है कि मुख जो है वो चंद्रमा के समान है, चंदा के समान है। तो यहाँ मुख की विशेषता चंद्रमा से बताई गई है। आगे है महात्मा। तो महात्मा की विशेषता कैसी है कि महान आत्मा, महान है आत्मा। तो आत्मा की विशेषता क्या बताई गई है कि आत्मा क्या होती है, महान होती है। और पीतांबर, इसको बहुत इंपॉर्टेंट है, पीतांबर आपके पेपर में पूछा जाता है कि कौन सा समास है। तो पीला है अंबर, पीला है अंबर। इसका अगर विग्रह करेंगे तो अंबर कैसा है, पीला है। तो यहाँ अंबर की विशेषता क्या बताई गई है कि अंबर जो है वो पीला है, तो उसका पीतांबर हुआ। तो आपको कर्मधारय समास समझ में आया कि जिसमें एक पद विशेषण और दूसरा विशेष होता है, जैसे नीलकमल, चंद्रमुख, महात्मा और पीतांबर। तो ये आपके 5 समास है। और आपका आखिरी समास क्या है, आपका कर्मधारय समास। तो देखते हैं बहुव्रीहि समास, बहुव्रीहि समास। आखिरी आपका क्या है, आपका लास्ट कौन सा समास बचा है, आपका लास्ट समास है छठा समास जो है आपका वो बहुव्रीहि समास है, बहुव्रीहि समास। अब बहुव्रीहि समास किसे कहते हैं,
जिसमें दोनों पद किसी तीसरे शब्द का बोध कराता है, किसी नए शब्द का बोध कराए, वहां पे क्या होता है? बहुव्रीहि समास होता है। मतलब दोनों पद किसी नए शब्द का बोध कराए, नए शब्द का बोध कराए, या नए शब्द की, दोनों पद किसी नए शब्द की विशेषता बताए, तो क्या होता है? वो बहुव्रीहि समास होता है। इसमें दोनों पद क्या होता है? किसी तीसरे पद की विशेषता जब बताता है तो वहां क्या होता है? बहुव्रीहि समास होता है। जैसे अगर इसका उदाहरण देखते हैं, जैसे इसका कौन सा उदाहरण है? जैसे नीलकंठ। अब ये तो आसान शब्द है नीलकंठ, लेकिन इसमें क्या है? नीला है कंठ जिसका, अगर इसको हम विग्रह करेंगे तो नीला है कंठ जिसका, तो नीला कंठ किसका है? नीला कंठ किसका है बताइए? तो नीला कंठ किसका है? तो यहाँ पे किसकी विशेषता बताई गई है? शंकर की। तो नीला है कंठ जिसका मतलब कौन है? शंकर जी। तो यहाँ दोनों जो पद है, नीलकंठ जो है, नीला है कंठ, नीला और कंठ किसकी विशेषता बता रहा है? शंकर जी की। तो किसी तीसरे, जहां पर दोनों पद किसी नए शब्द या किसी तीसरे शब्द की विशेषता बताए, वहां हम बहुव्रीहि समास कहते हैं। ऐसे एक उदाहरण है चंद्रमौली, नीलकंठ, ये सब क्या है? बहुव्रीहि समास के उदाहरण है। तो आई होप आपको आज का वीडियो समझ में आया है। जो टॉपिक आज का हिंदी व्याकरण का समास है वो आपको समझ में आया है। बहुत आसान ट्रिक में हमने आज समास के बारे में बताया है। समास से रिलेटिव क्वेश्चन आपके हर पेपर में पूछे जाते हैं। तो अगर वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं आपने नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।